के चैप्टर में दिया गया है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। देखिए इसमें आपको मोटा मोटी ये ध्यान रखिएगा, पूरे चैप्टर में जो भी हम बात करेंगे वो पूरे विश्वव्यापी स्तर पे बात होगी और उसकी चर्चा होगी। एक चीज और आप इसमें ध्यान देंगे कि इसमें हम चूंकि एक अगर परिवार की ही बात करेंगे, परिवार को ही अगर लेंगे तो हमारा विचार क्या होगा? हमारा विचार होगा कि पूरे विश्व, यानी चाहे वो रसिया हो, चाइना हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो या भारत हो, पूरा विश्व ही क्या होगा? एक परिवार के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो जो भी इसमें कॉन्सेप्ट चलेंगे, जो भी विचार आएंगे, जो भी धारणाएं आएंगी या जो कुछ भी समझाया जाएगा वो पूरे विश्व को एक समूह के रूप में, एक परिवार के रूप में रख के समझाया जाएगा। इस बात को आप पूरे चैप्टर में पढ़ते समय ध्यान देंगे। दूसरी बात, जो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं यहां पे लिखा गया है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, और हिंदी मीडियम में भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, चाहे आप हिंदी में कह लीजिए भूमंडलीकृत विश्व का बनना या इंग्लिश में कह लीजिए द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, दोनों क्या है? एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे की वर्ड मीनिंग है। इसमें एक चीज की वजह से मैं आपको बताना चाहता था ये कि हिंदी मीडियम में जब आप पढ़ेंगे इस बुक को, दोनों एक ही पब्लिकेशन है, एनसीईआरटी की ही बुक है, तो हिंदी में आपका यह चैप्टर 4 कहा जाता है और इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे तो यही आपका चैप्टर 3 कहा जाता है। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे यह चैप्टर 3 हो या चैप्टर 4 हो। हमको क्या करना है कि हमारा जो नाम दिया गया है पाठ का, इसके आधार पे पढ़ना है। ठीक है, और इसे हम चैप्टर 4 ही कहेंगे। ठीक है, तो चाहे यह हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 4 है ही है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यदि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आप चैप्टर 3 को ही क्या कहेंगे? 4 कह लेंगे और ये हो जाएगा आपका द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, इसकी मैं आपको आपके चैप्टर की पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, जिससे आपको क्या होगा? पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। क्योंकि क्या है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। कई सारे बच्चों ने मेरे व्हाट्सएप पे व्यक्तिगत मैसेज भी किए हैं कि सर मुझे बुक नहीं मिल रही है और मुझे बुक प्रोवाइड कराइए यदि किसी तरह से संभव हो। ठीक है, तो देखिए अगर आपको मिल जाए तो सो बेटर है, आप ले लीजिए। नहीं मिलती है तो मैंने कहा भी है एनसीईआरटी की यह बुक है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, अपने क्लास, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं उसको फीड कर दीजिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए उसको, उस वाले कॉलम को भर दीजिए, आपके सामने पीडीएफ फाइल आ जाएगी, जिप फाइल आएगी। जिप फाइल को आप क्या कर सकते हैं? अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और आप आराम से उसे जब भी जरूरत हो ओपन करके रीड कर सकते हैं। यदि नहीं भी हो पा रहा है, कुछ बच्चे यदि परेशान ही है, क्यों कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एनसीईआरटी की हम ऑफिशियल वेबसाइट नहीं ऑपरेट कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, उन बच्चों के लिए मैं अलग से जिस चैप्टर को पढ़ाऊंगा उस चैप्टर की वीडियो फाइल, पीडीएफ फाइल, उसी टाइम जिस समय आपको फर्स्ट वीडियो मिलेगा इस चैप्टर का, उसी के साथ ही मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी सेंड कर दूंगा, जिससे आप आसानी के साथ उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं
इसमें लिखा गया है आधुनिक युग से पहले। ठीक है, तो देखिए आधुनिकरण का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो आधुनिकरण के इतिहास में हम क्या देखते हैं? अंग्रेजों के आगमन के पश्चात, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों के आगमन के पश्चात जो हम बात करते हैं वही क्या कहते हैं? हम आधुनिक इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो उसी से पहले की यह बात हो रही है। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, ठीक है, तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया व्यापार का काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीजों की वैश्विक आवाजाही का, ठीक है ना, एक लंबा इतिहास रहा है। आज हम जब अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। तो आज का दौर आप देख ही रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल टेक्नोलॉजी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे यातायात की सुविधाएं, ये सब क्या है? बहुत ही सुगम है। हम चंद घंटों के अंदर ही मीलों का सफर तय कर जाते हैं। ठीक है, समुद्रों तक को पार कर जाते हैं। कुछ घंटों में ही हम एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को चले जाते हैं किसी कार्य के लिए, या वहां के लोगों से मुलाकात हमारी होती है। तो हमारी दूरियां क्या हो गई हैं? बहुत ही कम हो गई हैं। ठीक है, हमें संपर्क भी करना होता है, हम जो है कि अपने मोबाइल के माध्यम से तत्काल ही किसी से भी संपर्क कर लेते हैं। ठीक है, बातचीत हमारी हो जाती है। तो इसी के बारे में यहां पे कहा गया है। देखिए आज का दौर तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं, लेकिन ये अचानक तो हुई नहीं, इसका प्रारंभ कहीं ना कहीं से हुआ है, और उसी जहां से इसका प्रारंभ हुआ है उसी के बारे में हमें जानना है कि यह दौर कब शुरू हुआ, किस किस चरण में चला और कितने समय के बाद हम यहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते गए हैं। ठीक है, तो हम जब इतिहास जहां से प्रारंभ करते हैं, यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य की ही बात करें तो हम सिंधु घाटी की ही बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी के बाद हमारा इतिहास जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ा वैसे वैसे क्या है, लोग आपस में एक दूसरे के क्या है, पहले तो खानाबदोशी जीवन जीते थे। आदि इतिहास की बात करते हैं, खानाबदोशी जीवन था, लोग घुमंतु प्रवृत्ति के थे, अलग अलग रहते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में चूंकि नगरों का उदय हुआ तो नगरों के उदय के साथ लोगों ने एक साथ रहना शुरू किया, बहुत सारी कार्यविधियों को एक साथ करते थे। ठीक है, उसके बाद से हमारे वैदिक काल की चर्चा की जाती है, वैदिक काल के बाद महाजनपद की चर्चा की जाती है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोग क्या हुआ, आपस में एक दूसरे के करीब आते गए और अपने आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हुए संस्कृतियों का आपसी सहमति से एक साझा संस्कृतियों का पूर्ण विकास हुआ। ठीक है, तो यही इस लाइन का कॉन्सेप्ट था। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीजें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहां तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते रहे हैं। जैसे बहुत सारी महामारियां आई हैं इतिहास में, उनकी चर्चा हमने की है।
तो ये सारे क्या है, जब लोग एक जगह से दूसरे जगह पे गए तो उनके साथ में ये सारी चीजें चली जाती हैं स्वतः ही। जैसे उसके विचार जाते हैं, विभिन्न ज्ञान जाते हैं, जहां जाता है वहां कुछ सीखता है वह, और जो अपने पहले से सीख चुका है, जो उसके अनुभव है, उसके बारे में वहां के लोगों को इसकी जानकारी होती है, बताता है। ठीक है, उसके बाद से बहुत सारी बीमारियां, यदि मान लीजिए किसी मनुष्य के अंदर कोई ऐसी संक्रमण या कोई ऐसी बीमारी लग गई है, अगर वह कहीं जाता है तो जो दूसरे लोग उसके साथ आते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं इससे। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा से 3000 पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियां, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। 13वीं सदी के बाद तो इसके प्रसार को निश्चय ही साफ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, ये एक चित्र है जो गोवा के संग्रहालय में रखा हुआ है, 10वीं शताब्दी का चित्र है। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं। रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। ठीक है, तो आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्ग था। सिल्क रूट के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम, देखिए रेशम का कपड़ा बहुत मुलायम होता है और उस समय क्या था कि बहुत ही कीमती माना जाता था, बहुत आरामदायक कपड़ा माना जाता था और इसकी डिमांड क्या थी, बहुत ज्यादा थी। तो व्यापारी लोग इसका क्या करते थे, व्यापार करते थे। विभिन्न, तो वो व्यापार जिन रास्तों के द्वारा करते थे, उन रास्तों में जिन जिन राज्यों का अथवा राष्ट्रों का क्या था, स्थिति थी, वह आपस में एक दूसरे से क्या होते थे, जुड़े रहते थे या जुड़ जाते थे। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। ठीक है, जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। तो किससे किससे जोड़ देते थे, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, मानचित्र में आप इसे देख सकते हैं, एटलस के सिल्क रूट दिया भी गया है। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पाटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। भाई देखिए, व्यापारी थे, चूंकि यहां से सिल्क के सामान लेके जाते थे, वहां व्यापार करते थे, तो वहां क्या था, मुद्राएं जो थी वो सोने चांदी के रूप में मानी जाती थी, रखी जाती थी, आकलित की जाती थी। तो उसे क्या करते थे, वो वापस लेके अपने घर की तरफ लौटते थे। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। ठीक है ना, ये स्थल मार्ग था। ठीक है, कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म
सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। क्योंकि सिल्क मार्ग से अक्सर क्या होता था कि लोग आते जाते रहते थे, तो जैसे यदि हमें कहीं जाना होता है तो हम उसी रूट को तय करते हैं, उसी सड़क के द्वारा, उसी मार्ग के द्वारा चलते हैं जहां क्या है कि लोग ज्यादातर आते जाते हो, भीड़ भाड़ ज्यादा हो, क्योंकि वह मार्ग क्या होगा कि हमें एक तो मार्ग का स्पष्ट रूप से ज्ञान होगा, और दूसरे नंबर वह सुरक्षित होगा, और तीसरे नंबर क्या होगा कि वह मार्ग कहीं ना कहीं अन्य मार्गों से उचित होगा। भोजन की यात्रा, हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई कारण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहां नई फसलों के बीज बोआते थे। ठीक है, संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले रेडी खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर भारत से किसी अन्य देश को जाता है तो वो क्या करेगा, भारतीय भोजन ही करेगा। यदि वहां पे ये अस्थायी रूप से भी निवास करता है तो वहां यदि कोई उत्पादन करेगा या कृषि करेगा तो कुछ, चूंकि उसे भारतीय उपजों की ज्यादा जानकारी होगी तो वह क्या करेगा, भारतीय उपजों का ही रोपण करेगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए किसी अन्य राष्ट्र का व्यापारी हमारे यहाँ आता है, ठीक है, तो वह भी यही कार्य करेगा। तो ऐसे क्या हुआ कि हमारे यहाँ के जो कृषि उत्पाद हैं वह क्या हुआ, अन्य देशों को चले गए, और अन्य देशों के कृषि उत्पाद हमारे यहाँ आ गए। ठीक है, ऐसे ही विचारों का भी आदान प्रदान होता है। आइए स्पेघेती और नूडल्स का ही उदाहरण ले। माना जाता है नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे और वहां उन्हीं से स्पेघेती का जन्म, यह संभव है कि पास्ता अब अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसीलिए हो सकता है कि हम कभी यह न जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। यहां अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या कैरिबियन द्वीप समूह सभी से है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। ठीक है, तो वहां जो लोग जाके रहे, वहां के खाद्य पदार्थ की जानकारी हुई, उससे आके उन्होंने क्या किया, यहां पर अपने यहां जब वापस आए तो उन्होंने इसका उत्पादन शुरू किया और यहां के भी लोग धीरे धीरे इन खाद्य पदार्थों को जानने लगे। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। क्या है, जब हमारी किसी भी चीज पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी और यदि उस चीज का कहीं ना कहीं अभाव हो गया तो क्या होगा, लोग अन्य कोई विकल्प मौजूद न होने के कारण क्या करेंगे, उसके अभाव से बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित होंगे। विजय, बीमारी और व्यापार। आइए देखते हैं 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजों ने
एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका जा पहुंचे। तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। ठीक है, यह आपको ज्योग्राफी के पार्ट में बताया भी जा चुका है। चूंकि क्या है कि हमारा जो भारतीय महाद्वीप है यह पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है ना, यानी पश्चिम के देशों से भी और पूरब के देशों से भी, दोनों के क्या है, मध्य में स्थित है, बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है। इसलिए यह क्या है, अहम बिंदु हो जाता है, मुख्य बिंदु हो जाता है। यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी। इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं, खास तौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। देखिए, जो खानों में सोना चांदी निकलता है वो क्या करता है, राष्ट्र को संपन्न बनाता है, और जो राष्ट्र संपन्न होगा वह क्या करेगा, अपने व्यापार को बढ़ावा देगा और उसका व्यापार बढ़ेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है। 17वीं सदी के आते आते यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहां के लोग एक डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय सेनाएं केवल अपने सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या थी, नगण्य थी या नहीं थी। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुआ। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचते थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। चूंकि ये लोग क्या थे, कुछ बीमारी से संक्रमित थे और ये जिस नए स्थान पे गए थे वहां के लोग क्या थे, चूंकि ये बीमारी से संक्रमित तो थे लेकिन इनके अंदर क्या थी, प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी थी, जिसके कारण ये क्या थे, उससे विशेष प्रभावित नहीं होते थे। लेकिन जिस नए इलाकों में ये गए वहां के लोगों के अंदर इस बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं थी। इसलिए इनके संपर्क में आने के पश्चात वे लोग बड़ी भारी मात्रा में बीमार पड़े और बहुत सारे लोग मृत्यु तक को प्राप्त हो गए। ठीक है, बंदूकों को तो खरीदकर या छीनकर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उसके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। ठीक है, तो जो लोग गए थे यहां से अमेरिकी देशों के लिए, तो वो क्या थे, पुर्तगाली लोग। चूंकि इसकी दवा भी पहले से बना चुके थे और उनके अंदर क्षमता भी विकसित हो चुकी थी,
इसलिए इन्हें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन जिन अमेरिकी क्षेत्रों में इन्होंने प्रवेश किया था वहां के लोग क्या थे, न तो उनके पास दवा थी, न इस बीमारी से लड़ने की शारीरिक क्षमता ही थी। इसीलिए वो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ क्या हुए, धराशायी हो गए, जिसके कारण इनका बहुत ही आसानी से वहां के लोगों के ऊपर कब्जा हो गया। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। ठीक है, तो यहां देख लीजिए, असंतुष्ट जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता हो, वही क्या माना जाता था, असंतुष्ट माना जाता था। इस वजह से हजारों लोग अफ्रीका से पकड़कर लाए गए। गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। तो अफ्रीका के लोगों को क्या हुआ कि चूंकि वह अपनी मान्यताओं को मानते थे, दूसरे किसी की मान्यताओं को नहीं मानते थे, तो ये लोग क्या किए, वहां से इन लोगों को जबरदस्ती एक तो दंड देते थे, दूसरे पकड़ के लाए और इनसे क्या किया गया, गुलामों की तरह काम लिया गया। जैसे मतलब इनको एक तरह से बंधुआ मजदूरी कराई गई। 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। ठीक है, एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार की केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप की ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। यानी अमेरिका ही क्या हुआ, सबसे बड़ा केंद्र बन गया। क्यों? क्योंकि चीन जो है कि एक तरह से अपने आप को बिल्कुल ही अलग कर लिया उसने, और उसने पूरी दुनिया से क्या किया, अपने संपर्कों को कम करने लगा। जिसके कारण अब चूंकि चीन और भारत दो विशाल शक्तियां थी, तो भारत क्या हो गया, अकेला पड़ गया। और उधर अमेरिका क्या कर रहा था, अपने शक्ति का विस्तार कर रहा था। ठीक है, अपने व्यापार का विस्तार कर रहा था। इसीलिए व्यापार की सारी श्रृंखलाएं उसी की तरफ खींची जाने लगी। 19वीं शताब्दी 1815 से 1914। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे समाज की काया पलट कर दी और विदेश संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। इनमें पहला प्रवाह व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा श्रम का प्रवाह होता है। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है, पहला व्यापार और दूसरा श्रम का प्रवाह। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है, जिससे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए वस्तुएं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्रायः ज्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करेंगे तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। आइए इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में
खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदले रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पे चलता तो वहां के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। आइए देखें कि इस आशंका के पीछे क्या कारण थे। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। नतीजा देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की भी मांग बढ़ने लगी। तो क्या है, ब्रिटेन की आबादी भी तेजी से बढ़ रही थी। दूसरा नंबर यहां क्या है कि लोग ज्यादा से ज्यादा शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे, जिनके कारण शहर की आबादी उससे भी ज्यादा तेज फैल रही थी। ठीक है, उद्योग भी बढ़ने लगे। भाई लोग शहरों में रहने लगे तो व्यापारियों ने क्या किए, ज्यादा मजदूर प्राप्त होने लगे, श्रम ज्यादा प्राप्त होने लगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, कई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना भी शुरू कर दी। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कार्न लॉ कहा जाता था। ठीक है, खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बासिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कार्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। क्यों? क्योंकि भाई उद्योगपति जो उसे कच्चे माल के रूप में ले रहे थे, उससे कुछ प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे, उन्हें क्या है कि उसे खरीदने में ही बहुत महंगे दाम चुकता करने पड़ते थे और उसे तैयार करने के बाद वह बाजार में जब पहुंचता था तो वह क्या हो जाता था, अत्यधिक महंगा हो जाता था, जिसके कारण आम लोग उसे खरीद नहीं पाते थे। ठीक है, तो इसके लिए दोनों ने ही प्रयास किया, उद्योगपतियों ने और शहर में निवास करने वाले आम लोगों ने, दोनों लोगों ने ही प्रयास किया और क्या किया, सरकार के ऊपर दबाव डाला कि वह इस कानून को क्या करे, समाप्त कर दे। कार्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थ की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, गांवों से उजड़कर वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आ गई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई, इससे लोगों की जरूरतें बढ़ी। ठीक है, तो क्या है, औद्योगिक इकाइयां चूंकि बहुत भारी मात्रा में इसका उत्पादन करती थी, तो वह क्या है, भारी मात्रा में उत्पादन करने के लिए उद्योगों में ज्यादा से ज्यादा श्रम मजदूरों की आवश्यकता थी और ज्यादा श्रम मजदूर जहां पे क्या होंगे, लगाए जाएंगे काम करने के लिए, उन्हें उतना ही ज्यादा रोजगार प्राप्त होगा और जितना ही ज्यादा रोजगार प्राप्त होगा उतना ही उनके पास क्या होगा, आय प्राप्त होगा और आय प्राप्त होने के कारण वह उतने ही संपन्न होंगे और संपन्नता के कारण वह बाजार के सामानों को आसानी के साथ क्या करेंगे, खरीद सकेंगे। ठीक है, खाद्य पदार्थों का और भी ज्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। खेती के लिए जमीन को साफ कर देना ही काफी नहीं था,
खेतिहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी जरूरत थी। ज्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियां बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना जरूरी था। नई जमीनों पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग वहां आकर बसें, यानी नए घर बनाना, नई बस्तियां बसाना जो भी जरूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूर की कमी थी वहां लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा। ठीक है, तो देखिए जहां पैसे की आवश्यकता थी वहां वित्तीय केंद्रों के द्वारा इंग्लैंड से आ रहा था, और जहां पे मजदूरों की आवश्यकता थी वहां पे मजदूरों को ले जाकर बसाया जाता था। यानी पैसे भी आएंगे और मजदूर भी बसेंगे, यानी श्रम करने वाले श्रमिक भी रहेंगे। तो क्या होगा, वहां पर आसानी से औद्योगिक इकाइयां कार्य करेंगी और वहां व्यापार क्या होगा, हमेशा ही तीव्र गति से प्रगति करेगा। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर की देशों में जाकर काम करने लगे थे। यहां देखिए एक चित्र दिया गया है। जहाज पर चढ़ने का इंतजार करते आयरिश आप्रवासियों का चित्र, इसे बनाया गया 1874 में। ठीक है, ये आपका जहाज है और यहां पे ये लोग हैं। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझानों, पूंजी प्रवाह, परिस्थितिकी और तकनीक में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। क्यों? क्योंकि देखिए जो औद्योगिक इकाइयां उत्पादन करेंगी वहां से क्या होगा, वो चीजें एक्सपोर्ट की जाएंगी, निर्यात किया जाएगा उनका, और निर्यात करके उसे कहां पहुंचाया जाएगा, बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। और बाजारों में जाने के बाद उसे लोग आपस में खरीद सकेंगे। ठीक है ना। तो चूंकि पहले क्या था, पहले ग्रामीण क्षेत्र थे, आसपास के बाजार उतने उपलब्ध नहीं थे और लोग क्या है, अपने कृषि उत्पादन भोज्य पदार्थों का ही ग्रहण करते थे। लेकिन अब चूंकि औद्योगिक इकाइयां बड़े स्तर पे काम करने लगी हैं, बाजारों में ज्यादा से ज्यादा सामान आने लगे हैं, तो लोग क्या करेंगे, जाएंगे और बाजार से खरीद के लेके चले आएंगे। भले वही उसका उपभोग कर रहे हैं, लेकिन उस बाजार में सामान कहां से आ रहा है, वह दूर दराज के देशों से निर्यात होकर लाया जा रहा है। अब यह काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो संभवतः हाल ही में वे वहां आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहां महज एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था। पानी के जहाजों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। इन जहाजों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूहों के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। चूंकि क्या थे, श्रमिक भी ज्यादातर लोग गांवों से अपने पलायन कर रहे थे, इसीलिए श्रमिक भी क्या हो रहे थे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो रहे थे। इसीलिए उन्हें क्या है, कम वेतन में काम लिया जा रहा था। क्योंकि बेरोजगारी के दौर में यदि रोजगार से ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे तो उनसे क्या होगा, उनको तनख्वाह कम मिलेगी या सैलरी कम देनी होगी यदि सभी को रोजगार उपलब्ध कराना है तो।
बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इसी तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को केनाल कॉलोनी, नहर बस्ती कहा गया। क्योंकि नहरों को क्या कहा जाता है? केनाल कहा जाता है। और बस्ती को क्या कहा गया? अंग्रेजी में कॉलोनी कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया केनाल कॉलोनी। ठीक है। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही, जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीजों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से लेकर 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं, कपास जैसी कृषि उत्पादों तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। ठीक है। आइए अब देख लेते हैं हम तकनीक की भूमिका। इस घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही? रेलवे, भाप के इंजन, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। उसके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि अगर रेलवे नहीं होगा तो क्या व्यापार इतनी आसानी से संभव होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेलवे पर लाखों टन माल यानी लाखों टन वस्तुओं को एक बार में ही लाद कर या रख कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी दूर स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, जो कि यदि रेलवे नहीं हो तो यह कार्य क्या होगा? इतनी भारी मात्रा में कर पाना संभव नहीं होगा। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दराज के बाजारों में कम लागत और ज्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, एक मेला है। ठीक है। यह 1851 का चित्र है। मेले में किसान अपने पालतू मजदूर लाते थे, जिनकी वहां खरीद फरोख्त की जाती थी। स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। 19वीं सदी के मध्य में स्मिथ फील्ड के पास एक विशाल मुर्गी एवं मांस बाजार खोला गया था, जहां से देश के सभी बड़े मांस आपूर्ति केंद्रों को रेलवे लाइनें जाती थी। ठीक है। मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाजा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। ठीक है। यानी 1870 तक मांस का निर्यात अमेरिका से बाहर कहीं भी नहीं किया जाता था, यानी उस देश के अंदर ही किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे। ठीक है। यानी जीवित जानवर ही भेजे जाते थे। यहां आप पशु मंडी देख सकते हैं, जानवरों को देख सकते हैं और लोगों द्वारा यहां भीड़ भी देखी जा सकती है, जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज्यादा जगह घेरते थे। बहुत सारे तो लंबे सफर में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। बहुतों का वजन गिर जाता था या वे खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना
एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादन की मांग और उत्पादन भी कम रहता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये महंगे होते थे, इसीलिए लोग इसका उत्पादन भी कम करते थे और क्या है, मांग भी कम होती थी। नई तकनीक के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीजों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। ठीक है, यानी क्या किया गया, पहले ही मांस को क्या किया जाता था, जानवरों को मार के मांस को अलग कर लिया जाता था। उसे मांस को रेफ्रिजरेटर में रख के बहुत दूर दूर तक एक्सपोर्ट किया जाता था। सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार और मक्खन व अंडे भी शामिल हो गए। जीवन स्थिति सुधरी तो देशों में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। ठीक है, आइए 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद देखते हैं। 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा, बाजार तेजी से फैलने लगे। यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था, हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे थे। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, व्यापार में इजाफा तो हुआ, अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, निकटता आ गई, यानी सभी को अपने व्यापार में इजाफा करना था। प्रत्येक राष्ट्रों के माल या उत्पादन बढ़े और सभी राष्ट्र एक दूसरे को आयात निर्यात करने लगे और इसमें क्या हुआ, बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता भी क्या हो गई, छीनने लगी। कहीं कहीं पे तो जबरदस्ती काम कराया जाने लगा और कहीं कहीं क्या हुआ कि लोगों की इतनी संख्या हो जाती थी रोजगार प्राप्त करने की कि उतना रोजगार ही उपलब्ध न होने के कारण आजीविका के साधन क्या होने लगे, उनके लोग छीनने लगे उनके साथ, यानी किसी को रोजगार प्राप्त हो जाता था और किसी को नहीं हो पाता था। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकी परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। ठीक है, जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि वहां के कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी हैं, मानो उन्हें फुटा रखकर खींचा गया हो। ठीक है, दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्रायः इसी तरीके का सहारा लिया था। 1855 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये कैसे हुआ है। ये देखिए, ये ताकतवर देशों के नाम हैं और ये अफ्रीका का आपका नक्शा है। इसमें इन लोगों ने कैसे कैसे बांटा है हिस्सों को, ये आप आसानी के साथ क्या है देख सकते हैं। ठीक है, इस मानचित्र का अध्ययन भी आप कर सकते हैं। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने
अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। ठीक है, आइए देखें कि उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा।